अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, मसला फ़लस्तीन इस वक्त आलमी मंजरनामे पे सबसे अहम और संगीन मसला बन चुका है। इसकी हकीकत, इसका पस मंज़र और मौजूदा हालात व वाक़यात के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे हमारे आज के मेहमान महताब अज़ीज़ भाई से। महताब अज़ीज़ साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अरसाए 20-25 साल से सहाफ़त की दुनिया में ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। करंट अफेयर्स पर इनकी गहरी नज़र है, मुतालिया है, तहकीक है और मसला फ़लस्तीन के हवाले से एक मुदल्लल और तारीख़ी नुक्ता नज़र के हवाले से अपनी भरपूर गिरफ्त रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मसला फ़लस्तीन मौजूदा, माजी और हाल, इस सब के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महताब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। महताब भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महताब भाई, मसला फ़लस्तीन, इसका सबसे पहले मुझे सिर्फ ये बताइए कि आखिर ये मसला क्या है फ़लस्तीनियों के और इसराइलियों के दरमियान, और मुतालबात वगैरह क्या हैं आखिर? देखें, मसला फ़लस्तीन को समझना ख़ासा मुश्किल काम है, चूँकि ये बहुत तवील अरसे से जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला यही है। लेकिन अगर इसको हम कट शॉर्ट करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसमें मिस हो जाएंगी, लेकिन यूँ समझ लें कि यहूदी जो है वो क़ब्ल तारीख़ के एक दौर में उनकी एक हुकूमत थी, जो बनी इसराइल के 12 कबीले थे इस इलाके में जो मौजूदा फ़लस्तीन है। और उससे पहले जो बनी इसराइल है वो हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो इराक़ उनका वतन था और वो हिजरत करके इस इलाके में आए थे और यहाँ पे वो रहे और फिर उनकी आगे आल औलाद थी, उनकी हुकूमत कायम हुई और उसके बाद वो यहाँ से दरबदर हो गए। फिर उनकी हुकूमत कायम हुई, फिर दरबदर हो गए और फिर उनके ऊपर एक जो है ना दरबदरी उनके ऊपर मसल्लत कर दी गई। यहूदियों का ये सिलसिला चलता रहा, उनके लिए बहुत सारी पेशन गोइयाँ थी कि आखिर ज़माने में जो है ना वो वापस अपने इस इलाके में आएंगे। तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये 18वीं सदी के अंदर सेहोनी तहरीक का आगाज़ हुआ। सेहोनी तहरीक यहूदियों के अंदर प्रवेश पाने वाली एक कौमी और नस्ली तहरीक थी। इस तहरीक ने बुनियादी तौर पे अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया और उस एक ख़ास तारीख़ के एरा के अंदर, चूँकि ये ख़ासे ताकतवर हो चुके थे, फ़ाइनेंस के ऊपर इनकी बहुत गिरफ्त थी, खुसूसन जो पेपर मनी आई दुनिया के अंदर। अमेरिका में जब 1799 के अंदर जो वहाँ पे इनकलाब आया, बरतानिया से आज़ादी हुई, तो उसके बाद यहूदियों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा एज मिल गया। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो इनके कब्ज़े में आ गई, खुसूसन जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका था वो कायम हुआ यहूदियों ने। वहाँ से फिर पेपर मनी का आगाज़ हुआ, वो पेपर मनी फिर पूरी दुनिया के अंदर फैली और उस पेपर मनी की जो हिसाब किताब थे वो यहूदी उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था और आज भी यही सूरत हाल है। तो उस वक्त ये बड़े जो है ना वो होते ताकतवर होते चले गए वक्त के साथ साथ। फिर इन्होंने जो पहली जंग अज़ीम थी उसके दौरान बरतानिया को इस बात पर रज़ामंद किया कि वो इनके लिए एक अलहदा वतन जो है वो बनाए और फिर बरतानिया ने पहली जंग अज़ीम की इनकी जो है वो ताकत और इनकी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाने के लिए बेलफोर डिक्लेरेशन जारी किया। जो उस वक्त का वज़ीर ख़ारजा था बरतानिया का, उसने एक डिक्लेरेशन जारी किया कि यहूदियों के एक वतन के लिए बरतानिया उनकी मावनत करेगा। और फिर उसके बाद ये इलाका जो है ये खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत हुई, तो ये इलाके में बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों को आबाद करना शुरू किया, आबाद होने लगे। फिर दूसरी जंग अज़ीम के अंदर हुआ ये कि एक हॉलोकॉस्ट नाम का एक जो बड़ी हद तक ड्रामा है, कुछ हकीकत भी है उसमें, लेकिन जिसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है वो हकीकत में एक ड्रामा था कि इतनी बड़ी तादाद में यहूदी नहीं मारे गए। अगर इतनी बड़ी तादाद में यहूदी मारे जाते तो आज दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। यहूदी इस तरह से जो है ना इतनी बड़ी तादाद उनकी कभी भी दुनिया में मौजूद नहीं रही। तो लेकिन उसको बहरहाल एक जो है ना सिंपैथी गेन की एक हमदर्दी जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई यहूदियों के बारे में। और फिर उनसे ये कहा गया कि यूरोप के अंदर जो यहूदी हैं वो महफूज नहीं है, इसलिए कि नाज़ी जो सोच है, नज़रिया है, वो पूरे यूरोप के अंदर डोमिनेट करता है। जर्मनी तो ठीक है शिकस्त हो गई, लेकिन वो लोग हर जगह मौजूद हैं, ये नज़रिया मौजूद है।
तो इसलिए इनके लिए सेफ़ ये है कि इन्हें यूरोप से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाए। तो ये रेफ्यूजीज़ के तौर पे इन्हें इस इलाके में लेके आए। जैसे ये यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद यौम नकबा होता है 1948 के अंदर, जब लोगों को मार के यहाँ के जो मुकामी लोग थे, जो सदियों से जिनकी ज़मीनें थी, उन्हें निकाला गया। 500 गाँव इब्तदाई तौर पे 1948 में मुसलमानों से खाली करवाए गए और वहाँ पे यहूदियों को आबाद किया गया। फिर वो बढ़ते चले गए, फिर एक जंग शुरू हुई। उस जंग में भी एक दिलचस्प चीज़ ये है कि उसे अरब इसराइल जंग कहा जाता है। और इसराइल तो था ही कि इसराइल की फ़ौजें थी, जो बाहर से लोग आए थे वो सारे ट्रेंड थे जो यहाँ पे मौजूद थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद उनकी फ़ौजें थी। लेकिन जो दूसरी तरफ अरब फ़ौजें थी, उनकी कमांड करने वाला जो है जनरल जैकब गैलप था, जो एक बरतानवी जनरल था। तो उसकी कमांड में एक तरफ बरतानवी जो है ना जनरल की कमांड में अरब फ़ौजें थी और अरब इसराइल जो है ना वो जंग हुई और फिर उसमें इसराइल को फ़तह हासिल हुई। और जनरल जैकब खुद उसने लिखा कि ये जो हमें जंग के बारे में जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये था कि यहूदियों के इलाके में तो हमने जाना ही नहीं है और यहाँ पे भी पीछे रहना है, उनके ऊपर ज़्यादा मज़ाहमत नहीं करनी। तो इस तरीके से पहली जंग लड़ी गई। फिर जो दूसरी जो है ना उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके अंदर जो है ना एक किरदार अदा किया, उस जंग के लिए सीज़ फायर किया और उसने 2 रियासती हल बना दिया। 2 रियासती हाल में इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग अलग मुल्क बना दिए गए। जबकि जो थे इज़राइली थे या यहूदी जो थे वहाँ पे रेफ्यूजीज़ के तौर पे आए थे। जो ओरिजिनल उनकी आबादी थी वो 1% से भी कम थी और बाकी 16% उस वक्त टोटल कुल फ़लस्तीन की आबादी वो यहूदियों पे मुश्तमिल थी और 1% को छोड़ के 15% जो हैं वो महाजर की हैसियत से वहाँ आए थे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें एक मुल्क दे दिया जिसको वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर वो उसकी एक्सपेंशन चलती रही। फिर उसके बाद 1967 में यहाँ तक हुआ कि उन्होंने आगे बढ़ के जो अल-कुद्स शरीफ है, बैतुल मक़दस जिसे कहा जाता है या यरूशलेम कहा जाता है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया और फिर उसके बाद भी एक्सपेंशन मुसलसल जारी रहती है और यहाँ तक कि इस वक्त जो है वो फ़लस्तीन का तकरीबन 90% रकबा वो इसराइल के पास चला गया, इसराइली हुकूमत के पास चला गया, इसराइल लोगों के पास चला गया और फ़लस्तीनियों की एक बहुत बड़ी तादाद पड़ोसी मुल्कों में, शाम के अंदर, लबनान के अंदर, उर्दन के अंदर और मिस्र के अंदर उनके बड़े बड़े कैंप्स हैं और लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ महाजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन का मसला है। अच्छा मेहताब भाई, आपने बड़ी ब्रीफली और ज़बरदस्त तरीके से बताया कि आखिर मसला फ़लस्तीन क्या है। एक जो सवाल उठता है वो ये भी है कि कहा जाता है कई ऐसे दानिशवर भी मौजूद हैं, जिसे हम दानिशवरी कह सकते हैं, जो अपनी अपनी जो है वो दानिशवरी झाड़ते हैं, कहते हैं जी फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची थी इसराइलियों को और इसराइलियों ने कब्ज़ा नहीं किया, कोई इस तरह 2 नंबरी नहीं है, ये मुसलमान ही ऐसे थे। उनके बारे में क्या? देखें, जो मेरा ख़्याल है कि आज़ाद व शुमार की अगर बात करें तो 1942 के अंदर जो है ना वहाँ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3% जो ज़मीन थी वो यहूदियों की मलकियत थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहूदी 1948 में भी जो ओरिजिनल वो यहूदी जो फ़लस्तीन के अंदर आए थे जो है ना जिन्होंने ज़मीनें ख़रीदी थी, उनकी तादाद 1% से ज़्यादा नहीं थी और जो ज़मीनें उनके पास थी वो कुल फ़लस्तीन की ज़मीन का 3% था और बाकी जो है ना वो उन्होंने कब्ज़ा किया। तो इस बात में कोई जो है ना वो हकीकत नहीं है कि ये इज़राइल ज़मीनें ख़रीद के बना और इस बात में भी कोई जो है ना वो नहीं है कि ज़मीनें ख़रीदी गई थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मिकदार थी जो लोगों ने ख़रीदी उस वक्त। और उस वक्त चूँकि देखें आज जो इज़राइल की पोजीशन है वो वैसे नहीं थी। अगर आप पीछे चले जाएं तो जो 18वीं सदी या 19वीं सदी के जो पहला अशरा था उसके अंदर एमिग्रेशन लॉ नहीं थे। 1936 में पहली दफ़ा दुनिया में एमिग्रेशन लॉज इंट्रोड्यूस हुए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मुंतकिल होते थे और वो वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद सकते थे। इस तरह की कोई पाबंदियाँ उस वक्त नहीं थी। तो यहूदी भी आए, उन्होंने ख़रीदी, महंगे दामों ख़रीदी, लोगों ने बेची, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़मीनें ख़रीद के इज़राइल बनाया गया है। वो बहुत थोड़ी सी मिकदार है अगर आप मुल्क की सतह पर बात करें तो। अच्छा, अभी मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं मेहताब भाई। तो अभी जो फ़लस्तीनियों की तरफ से एक हमला किया गया इसराइल के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा हमला है। अभी तक का मेरा ख़्याल है कि तारीख़ में इतना बड़ा हमला इस तरफ से उस तरफ नहीं हुआ था। और इस सूरत हाल को देखते हुए क्या लगता है, क्या गलती की है इन्होंने हमला करके, या ये उनकी तरफ से अच्छा काम किया गया, या इस सूरत हाल के सिनेरियो के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, ये पहला हमला है तारीख़ में जो
मुसलमान जो है ना, या फ़लस्तीनी मुसलमानों की तरफ से इज़राइल पे किया गया, वरना हमेशा इज़राइल ने ही हमला किया फ़लस्तीनियों के ऊपर। सिवाय एक मिस्र का हमला था, जिसको हम कहें 1971-72 की जो जंग थी उसमें था कि मिस्र ने हमला किया था नहर सुएज़ के ऊपर। तो उस जंग को अगर छोड़ दिया जाए तो फ़लस्तीनियों की तरफ से ये पहला हमला है। दूसरी चीज़ ये है कि इस हमले की आप ये कह सकते हैं कि मैंने जितना भी इसको समझने की कोशिश की है, तो जो चीज़ मैं परसीव कर सका हूँ इससे वो ये है कि ये भले एक सुसाइडल अटैक टाइप की चीज़ है कि जहाँ पे आपने जो है ना आगे बढ़ के डू और डाई वाली सिचुएशन जो है ना आपने पैदा कर दी है, लेकिन इसके अलावा शायद चाराकार कोई नहीं था, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन गई थी। आप देखें कि हमास जिसने ये हमला किया है उसकी इब्तिदा हुई है 1987 के अंदर। इससे पहले वहाँ पे जो तंजीम थी, जो PLO थी, और PLO के यासिर अरफात साहब थे जो 1950 से लेकर फ़लस्तीन के लीडर थे, और उन्होंने इज़राइल को ये तस्लीम कर लिया था कि इज़राइल के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। और फिर पहले कैंप डेविड के अंदर एक मायदा हुआ, फिर उसके बाद जो ओस्लो के अंदर मायदा हुआ उसमें उन्होंने हथियार डाल दिए थे, मज़ामत तर्क कर दी थी, और एक फ़लस्तीन के नाम के ऊपर एक छोटी सी जो है ना म्यूनसिपल कमेटी टाइप की एक हुकूमत उन्होंने बना दी थी, जो इज़राइल की ही मरहून मिन्नत थी, और उसके अंदर उन लोगों को वो अकोमोडेट हो गए, और उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टमेंट थी उसने बेसिकली हमास को ताकतवर किया। अब की जो सूरत हाल है उसमें यह था कि अरब ममालिक बड़ी तेज़ी से इज़राइल को तस्लीम कर रहे थे। आपने देखा कि पिछले अरसे में सूडान ने किया, मराकश ने किया, बहरीन ने किया, और अब जो आखिरी हल्ला था वो सऊदीया आया है इसके अंदर। सऊदीया के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर इज़राइल का पहुंचता है, वहाँ पे लोगों से वो मिलता है, उसकी चीज़ें तय हो जाती हैं, और एक पीस प्लान जो है वो वहाँ पे जो है ना उसको पूरा मतलब उसके यूँ कह लें कि ब्लूप्रिंट्स तैयार किए गए और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी कर दिया गया था कि उस पर सिर्फ अब दस्तखत होने बाकी थे, बाकी उसके ऊपर तमाम जो है अफ़ाम और तफ़ीम हो चुकी थी। उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी शामिल थी, उसमें OIC की तरफ से सऊदीया शामिल था और इज़राइल शामिल था, और बैक इसे ज़ाहिर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कर रहे थे। तो उसका रिज़ल्ट ये होना था कि जो फ़लस्तीनियों का क्लेम है कि फ़लस्तीन नाम का कोई मुल्क है जिसके ऊपर इज़राइल का नाजायज़ कब्ज़ा है, टेक्निकली वो क्लेम ख़त्म हो जाना था कि जो उन्होंने सब ने मिलकर जो महमूद अब्बास की जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको सोलो रिप्रेजेंटेशन दी फ़लस्तीन की, और OIC की तरफ से जो है ना वो सऊदीया शामिल हुआ। तो इनका इज़राइल से जब माहिदा हो जाना था तो उसके बाद जो क्लेम था वो टेक्निकली ख़त्म हो जाना था उसके ऊपर। तो हमास ने बेसिकली इस जो सूरत हाल थी इसको डिफ्यूज़ करने का उनके पास एक ही रास्ता था कि वो इसमें ऐसी रुकावट खड़ी कर दें कि ये प्लान जो है वक्ती तौर पे तो टल जाए, मुस्तकबिल में क्या होता है उसका। हमास ने यही किया, और इसकी एक जो है वो अगर आप देखें कि जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ़ है तुर्की अल फैसल, उसने जो एक उसकी स्पीच है वो अगर ट्विटर के ऊपर और फेसबुक सोशल मीडिया हर जगह पे मौजूद है, और ख़ुद अरब न्यूज़ ने जारी किया उसे, तो उसमें उसने कहा ये है कि जो पीस प्रोसेस सऊदीया चला रहा था, हमास के हमले ने उसको सबोताश कर दिया है। तो वो जो पीस प्रोसेस था वो दरअसल ये चीज़ थी, और इसीलिए हमास ने ये काम किया है। अच्छा महताब भाई, अभी ये सारी सूरत हाल के हवाले से आपने बताया, आपको क्या लगता है इस हमले के बाद ये जंग आखिर कब तक जो है वो जारी रह सकती है? और सिर्फ जारी रहना नहीं है, इसका मज़ीद कितना नुकसान जो है वो फ़लस्तीनियों को उठाना पड़ सकता है, और इसका आखिर हल क्या देख रहे हैं आप कि इसका हल कैसे मुमकिन है? देखें, एक चीज़ तो ये है कि जो इस जंग को है 13 रोज़ आज गुज़र चुके हैं जब ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इन 13 रोज़ में आप एक चीज़ को देखेंगे, जो हमास का हमला था उसकी करैक्टराइजेशन अगर आप करें उस हमले की, तो वो वेल डिफाइंड था, सरप्राइज्ड था और वेल टारगेटेड था। उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए, टारगेट्स उनके पहले से डिफ़ाइन थे कि उन्होंने किस किस जगह पे करनी है। उन्होंने 200-250 के करीब इज़राइली फ़ौजियों को कैप्चर किया, उनको गज़ा के अंदर ले आए, और उसके बाद जो 5 से 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने उनके शहर थे इज़राइलियों के, वो उनसे खाली करवा लिए।
उसके बाद से इज़राइल जो काम कर रहा है वो ये है कि वो लोगों का कत्लेआम कर रहा है, वो हवा से बमबारी कर रहा है, वहाँ पे आम सिविलियन लोगों को मारा जा रहा है। इस पूरे अरसे में हमास का जो अस्करी विंग है अल कस्साम, उसके टोटल 100 लोग भी आपको नहीं मिलेगा किसी जगह फिगर के उनकी शहादतें हुई हैं। जितने भी लोग 3000 4000 मारे गए हैं वो आम लोग हैं। अब आम लोगों के कत्लेआम से इज़राइल अपने को टारगेट तो अचीव नहीं कर सकता, ना इज़राइल को 13 दिन में ये हिम्मत हुई है कि वो ज़मीनी कार्रवाई कर सके। तो हमास अपनी जगह पे मौजूद है, या उसका अस्करी विंग और उसका अस्करी नेटवर्क जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखना यह है कि इज़राइल की अगली पॉलिसी क्या होती है। अगर तो वो ज़मीनी हमला करता है तो फिर उस सूरत में सूरत हाल जो है ना, उसके जो इज़राइल के टारगेट्स हैं, जो उसने कहा है, जो वॉर डिक्लेयर की है नेतन्याहू ने, तो उसने कहा है कि हमने एलिमिनेट करना है गज़ा से हमास को। लेकिन हमास को एलिमिनेट हवा से बमबारी करके तो नहीं किया जा सकता, वहाँ तो आम लोग मर रहे हैं, और हमास को एलिमिनेट करने के लिए इन्हें ज़मीनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जितनी जितनी जो है इज़राइल इसको आगे चलाएगा, जितनी जितनी वहाँ पे हमास के अंदर जो है ना कत्लेआम मज़ीद बढ़ेगा, उतना जो मॉरल सपोर्ट है वो इज़राइल की ख़त्म होती चली जाएगी। खुद वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और अब भी हो रहा है, आप अगर देखें तो अमेरिका के अंदर एंटी इज़राइल मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसके बारे में हतमी प्रेडिक्शन करना तो कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ इज़राइल जो है वो खोता जा रहा है अपनी हमायत जो उसे इब्तिदा में मिली थी। ठीक है। अच्छा हमास भाई, क्या इसराइल की ये पोजीशन है कि वो ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है या कर सकने के काबिल है? देखें, पोजीशन को अगर आप उसकी अस्करी ताकत के एतबार से देखें तो उसके सामने तो हमास या गज़ा कुछ भी नहीं है। उसने तो बड़ी बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी है और अरबों की मुश्तरका फ़ौजों को कई बार शिकस्त दी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो फैक्टर ऑफ सरप्राइज़ है वो इज़राइल के लिए बहुत बड़ा था। जब ये हमला हुआ तो उस वक्त भी इज़राइल कतन भी तैयार नहीं था इसके लिए, उसकी सोच से बहुत बड़ा हमला था। और अभी भी जो चीज़ इज़राइल को ये हमला करने से रोके हुए है वो फैक्टर ऑफ सरप्राइज़ ही है। उसे मालूम नहीं है कि हमास के पास क्या है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। और इज़राइली जो हैं वो दू बदू की जंग उन्होंने 2014 में एक दफ़ा कार्रवाई करने की कोशिश की थी, तो उसमें उन्हें बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी और वो छोड़ के पीछे हट गए थे उसके ऊपर। तो इस दफ़ा किसी ऐसी डिफीट से बचने के लिए इज़राइल जो है वो अभी तक तो कार्रवाई नहीं कर रहा। अच्छा मेहताब भाई, सबसे आखिर में मैं आपसे इस सवाल के साथ इस बात को हम ख़त्म भी करते हैं कि अभी एक तो फ़लस्तीनियों के साथ मुस्लिम उम्मा की किस हद तक हिमायत है, मुसलमान ममालिक उनके सुदूर, एक तो वो किस हद तक उसकी हिमायत करेंगे, और फिर मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन अपनी बका की जो ये जंग लड़ रहे हैं ये कामयाब हो पाएगी या बस आखिरी है ये, उसके बाद जो है वो कोई फ़ैसला हो जाएगा? देखें, एक चीज़ को मुसब भाई ये समझ लें कि जो मुसलमान ममालिक हैं उसके अवाम एक अलग सोच रखते हैं और उनके जो हुक्मरान हैं वो अवामी सोच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। और मसला फ़लस्तीन को कहीं पे भी बुनियादी तौर पे तो अरब जो है माजी में इसका हिस्सा रहे हैं, तो अब अरब तो प्रो इज़राइली सारी गवर्नमेंट्स हो चुकी हैं वहाँ पे। आम जो है अरबों की बात करें तो वो आज फ़लस्तीन के साथ हैं या हमास के साथ हैं। और इसी तरह ना सिर्फ ये कि इस्लामी दुनिया के अंदर बल्कि वेस्ट के अंदर भी जो लोग हैं वो भी प्रो फ़लस्तीनियन हैं। यहाँ तक आप देखें कि अमेरिका के अंदर एक जो है बाकायदा कानून पास किया गया था 2019 के अंदर कि बायकॉट इज़राइल जो है उसे उसका की कैंपेन नहीं चला सकी, ये कानून पास किया गया था। अभी के जमहूरी मुल्क है, अमेरिका जमहूरियत का चैम्पियन है और बायकॉट कोई गैर जो है ना जमहूरी नहीं है बल्कि इसे एक जमहूरी अमल माना जाता है पूरे उसके ऊपर। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब जो है ना हालात बदल रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया के आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लेकिन अगर आप ये तवक्को रखें कि इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई एक्शन होगा इसके ऊपर, तो इसकी ना आज तवक्को है ना आगे मुस्तकबिल में 5-10 साल बाद कोई तवक्को होगी। ये जंग फ़लस्तीनियों की है, उन्होंने पहले भी लड़ी है और अब भी वो लड़ रहे हैं और आइंदा भी उन्हें खुद ही लड़नी होगी।
जी हाँ, बिल्कुल, ये जंग फ़लस्तीन की है। वो पहले भी ख़ुद लड़ रहे थे, आज भी ख़ुद लड़ रहे हैं और इन्हें मुस्तक़बिल में भी ख़ुद लड़ना पड़ेगा। बाकी इस जंग के हवाले से जो सूरत हाल हो सकती थी वो भी हमने जानी है, और इससे बढ़ के जो चीज़ है वो हमने इसकी तारीख़ को जाना है, और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी, ख़ुसूसन वो लोग जो ख़ुसूसन इस सिनेरियो को समझने की और इसको परखने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझने में मदद मिलेगी। हाँ, अलबत्ता मेहताब भाई, आखिरी बिल्कुल मुख्तसर सा 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि लोग कह रहे हैं अगर हमास हमला ना करता तो इसराइल ने कभी कुछ नहीं कहना था, और माजी की मिसालों को देखते हुए अब क्या लगता है? देखिए, हमास के हमले में अब तक की जो सबसे ज़्यादा फिगर है वो तकरीबन ये कह लें कि 4000 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं गज़ा के अंदर। और अगर सिर्फ आप 2005 से लेकर 2023 के दरमियान देखें तो 1.5 लाख लोग जो है ना वो शहीद हुए हैं इजराइली हमलों के अंदर। तो एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि वो इज़राइल की जो तोसी पसंदाना पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा से चलती रही हैं और उसमें चलते रहना था। और अब जो है ना वो वाक़तन गज़ा के ऊपर आ चुका था, चूँकि इज़राइल बहुत दफ़ा ये ऐलान कर चुका है कि उसने एलिमिनेट करना है हमास को गज़ा से। तो उसने पहल हमास ने की है या इज़राइल ने की है? मेरे ख़्याल में हमास का भी टारगेट यही था कि वो उसको मैच्योर ना होने दें, जो इज़राइल का प्लान है उन्हें ख़त्म करने का, उसको मैच्योर होने से पहले वो काम कर दें ताकि इनमैच्योरली उन्हें जंग में आना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, अगर फ़लस्तीनी हमला ना भी करते तो आखिर इसराइल की तरफ से जो 2005 से अब तक 1.5 लाख लोग, मासूम लोगों का जो कत्लेआम है वो तो उसी तरह जारी था। ये जिन लोगों की तरफ से ये दानिशमंदाना या दानिशवराना राय है वो बिला वजह हालात से अदम वाकफ़ियत की वजह से है, या हालात की वो लोकेलिटी को या उसको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से जो है वो बिल्कुल आरी लोग हैं, उनकी बात इसी तरह। बाकी हकीकत यही है जो मेहताब भाई से हमने जानी, क्योंकि मेहताब भाई इस मामले को बिल्कुल जो है वो वाच कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इस हवाले से जो है वो एक मुदल्लल और बेहतर गुफ्तगू की हैसियत भी रखते थे। हमने उनसे बात की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को इस हवाले से, ताकि आगाह हो सके, और इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।